हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को 2 हफ्ते में छात्रों के असेसमेंट के नियम तय करने का आदेश दिया है। सीबीएसई और आईसीएसई ने छात्रों के नंबर देने का फॉर्मूला तय करने के लिए ज्यादा समय की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स 2 हफ्ते में फाइनल किए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी। संवाददाता गौनिका अरोड़ा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 2 हफ्ते का वक्त दिया है और इस 2 हफ्ते के वक्त में उनको मानकों को तय करना है। गौनिका, बिल्कुल मीनाक्षी, ऑब्जेक्टिव बेस कैसे असेसमेंट किया जाएगा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीएसई और आईसीएसई से जवाब मांगा है और आईसीएसई से भी पूछा है कि आखिर आपकी आगे की क्या योजना है। जैसे कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न अपनाया है कि एग्जाम्स को कैंसिल किया है, कि आईसीएसई भी वैसे ही करेगा। इसके अलावा जो याचिका करता है, एक और याचिका कोर्ट में डाली गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो तमाम राज्य हैं, जो भी बाकी के जो राज्य बचे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम्स को कैंसिल नहीं किया है 12वीं के, वो भी आगे एग्जाम्स को कैंसिल करे, ताकि वहां के छात्र भी ऐसे किसी खतरे में ना आए कि कोविड के कारण उन्होंने बाहर एग्जाम्स देने के नजारा पड़ रहा है। जिस पर कोर्ट ने अभी फिलहाल याचिकाकर्ता से कहा है कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, अभी ज्यादा जल्दबाजी इन चीजों को लेकर ना हो। पहले जिस तरीके से सीबीएसई ने अपने 12वीं के एग्जाम्स को कैंसिल किया है, वो कैसे ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे असेसमेंट करते हैं, उस चीज को पहले कोर्ट में पेश होने दीजिए। हालांकि सीबीएसई की तरफ से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त दिया है। 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा होगी और सीबीएसई को यह बताना है कि कैसे ऑब्जेक्टिव बेस असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स का किया जाएगा। ये सारी रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद कोर्ट में फाइल की जाएंगे और उसके बाद आगे क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो अब तक एग्जाम्स को कैंसिल कर चुके हैं 12वीं के, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये पहल नहीं की है, उसको लेकर भी 2 हफ्ते बाद इस चीज पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट को जानकारी आज दे दी गई थी कि केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है कि सीबीएसई के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल होंगे और अब आगे जो 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी उसमें अब आईसीएसई का जो आईसीएसई क्या फैसला लेता है वो भी बताया जाएगा और सीबीएसई कैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट करेगा वो भी बताया जाएगा और फिर कोर्ट आगे विचार करेगा कि आखिर राज्यों को किसी तरीके का निर्देश देना है या फिर राज्यों की तरफ से क्या इन 2 हफ्तों में फैसला लिया जाता है। जी, शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए। 12वीं की बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब छात्रों और पेरेंट्स के सामने बड़ी टेंशन यह है कि आगे क्या होगा। 12वीं के बाद कॉलेजेस में एडमिशंस कैसे किए जाएंगे और मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र कैसे कंपटीशन की तैयारी करेंगे। हमारे साथ स्कूलों के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे टीचर्स और पेरेंट्स के सवालों का खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है। माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने कहा है कि मौजूदा समय में 12वीं के एग्जाम को रद्द करने का प्रधानमंत्री का फैसला स्वागत योग्य है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक हेल्थ की फिक्र को प्राथमिकता देने का भी स्वागत है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य और उनकी सलामती हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टीचर सरबजीत दलजीत सिंह ने कहा कि 12वीं के एग्जाम को रद्द करने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया। दलजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि वो नेक आदमी हैं और एक बार फिर उनका धन्यवाद। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षकों ने पिछले 1 साल में शानदार काम किया है। छात्रों का सपोर्ट करने के लिए शिक्षकों की मैं सराहना करता हूं। नए माहौल में भी शिक्षा को जारी रखने के लिए टीचर्स का धन्यवाद। एक पेरेंट वेंकट रंगन थिरुमलाई ने कहा कि एग्जाम रद्द होने से मैं खुश हूं और मेरी चिंता खत्म हुई है। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक दबाव के लिहाज से यह सबसे अच्छा फैसला है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों के लिए पिछला साल काफी अस्त व्यस्त रहा। छात्रों को दोस्तों से दूर और घर में सिमट कर रहना पड़ा। मौजूदा समय में यह सर्वश्रेष्ठ और छात्रों के हित में फैसला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिए हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि छात्रों की सुरक्षा, उनकी हेल्थ इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है। हमारे साथ ग्लोबल इंटरनेशनल के डायरेक्टर प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं और साथ ही रायन इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ ममता नड्डा जी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है इंडिया टीवी पर। ममता जी, अब सवाल तो ये खड़ा होगा कि रद्द तो हो गए हैं एग्जाम्स, लेकिन अब असेसमेंट किस आधार पर होगा, कैसे होगा? क्योंकि 12th बहुत क्रूशियल होता है, इसी के रिजल्ट के आधार पर कॉलेजेस तय होते हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर सिचुएशन की डिमांड थी कि एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए। अगर रद्द किए गए हैं तो हमारे को इस सिचुएशन को डील भी करना है। प्रोबेबली मुझे लगता है क्लास 10th का रिजल्ट जो सीबीएसई ने खुद निकाला या आईसीएसई बोर्ड ने अपने ही इन बच्चों के लिए निकाला, वो उसको काफी वेटेज देनी चाहिए, मे बी 40% और 50% ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद क्लास 11th में बच्चों ने जब स्ट्रीम अलॉटमेंट हो गई तो उसके हिसाब से कैसे परफॉर्म किया उसको वेटेज देनी चाहिए, और कुछ वेटेज देनी चाहिए जो बच्चों ने अभी पढ़ाई की है क्लास 12th में। तो जो फॉर्मूला होना चाहिए, इट शुड बी 50, 25, 25 और 40, 30, 30। ये तो सीबीएसई को ही डिसाइड करना है, पैरामीटर्स उन्होंने फिक्स करने हैं। बट 3 साल की ऑपरेशनल वैल्यूज बच्चों ने कैसे लर्निंग की, दैट कैन बी द ओनली वे टू जज वेयर द चिल्ड्रन स्टैंड। प्रमोद जी, आपका क्या मानना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी की परिस्थिति में शायद उनके ग्रेड्स गिरे हों, शायद उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा हो, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन वो 12th के लिए अपनी सारी मेहनत शुरू कर देते हैं, अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं। कैसे असेसमेंट होंगे इंटरनल? जहां तक क्लास 10 के रिजल्ट का सवाल है, वो बोर्ड एग्जाम जरूर हुआ था, पर उसमें अगर किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी है क्लास 11-12 में, तो क्लास 10 के साइंस और मैथ्स के जो रिजल्ट्स हैं उसकी रिलेवेंस तो मैं मान सकता हूं, पर बाकी सब्जेक्ट्स में उसे आगे नहीं पढ़ना था, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो उनकी मैं रिलेवेंस उतनी नहीं मानता हूं। इसी तरह से जिन्होंने ह्यूमैनिटीज लिया है, उनके क्लास 10 के अगर लेना है उस क्लास से, तो उसके सोशल स्टडीज या इंग्लिश मार्क्स को कंसिडर किया जाए और इसका जो परसेंटेज है वो 10% से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्लास 10 का, क्योंकि 11-12 क्लास 10 और 11-12 में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। क्लास 10 के बाद क्लास 12 का जो सिलेबस है वो एक क्वांटम जंप है, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात और मुश्किल पढ़ाई आती है। तो मेरा सुझाव तो ये है कि जैसा कैम्ब्रिज अभी कर रहा है, कि उन्होंने क्या किया कि आप पिछले 2 साल में 11 और 12 में से कोई भी 3 एविडेंसेस, कोई भी 3 आपको जो लगता है पूरे अच्छी तरह से एग्जाम हुए हैं जिसमें बच्चे ने अच्छा किया है जी, ये लिखिए क्यों आपने इनका चुनाव किया है, और फिर उनका एवरेज निकाल के आगे बढ़िए। तो ये एक बहुत तरह के फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा कोई निष्कर्ष इसमें निकल के आएगा सीबीएसई से। सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप विद्या मंदिर स्कूल के डायरेक्टर हैं। सौरभ जी, आपका क्या मानना है, इंटरनल असेसमेंट के लिए पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? देखिए, पैरामीटर्स तो ऑब्वियसली इंटरनल टेस्ट होंगे जो एक्चुअली में लास्ट के 1 साल से नहीं हो पाए हैं। 11वीं के मार्क्स हो सकते हैं, 10वीं के मार्क्स हो सकते हैं, बट इसमें ये सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं हमें जब तक हम शहरी स्कूलों को देख रहे हैं और मेट्रो सिटीज को देख रहे हैं। जैसे ही हम क्लास बी और क्लास सी टाउन्स में जाते हैं, अगर हम गांव देहात कस्बे में जाते हैं जहां पे इंटरनल असेसमेंट जैसी चीजें नहीं होती हैं, तो वहां पे आप कैसे इसका मूल्यांकन करेंगे, ये थोड़ा टफ सिचुएशन तो बनी रही है इसके अंदर। बट हम अगर मेट्रोज को दिमाग में रखते हैं, पब्लिक स्कूलों को दिमाग में रखते हैं, तो हाँ, हम बिल्कुल, हमारे पास असेसमेंट के शायद काफी सारे टूल्स हैं कि जो 11th के मार्क्स होंगे, 10th के होंगे, कुछ प्री बोर्ड अभी स्कूलों ने कराए हैं, 2 से 3 प्री बोर्ड कराए हैं, तो वो 2-3 प्री बोर्ड के मार्क्स भी लिए जा सकते होंगे। तो यही तरीका बनेगा इंटरनल असेसमेंट का, और इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं बनेगा। ममता जी, ये तो बहुत वाजिब बात है, क्योंकि हर स्कूल ये चाहेगा कि उनके स्टूडेंट्स का बेहतर से बेहतर नतीजा सामने आए। शहरी स्कूलों में शायद मानकों का बहुत ख्याल रखा जा सकता है, पैरामीटर्स को ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में ये संभव हो पाएगा? क्या क्या अड़चने आ सकती हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारे को क्लास 10th को कंसिडरेशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सीबीएसई का बेंचमार्क था, वो आईसीएसई बोर्ड का बेंचमार्क था। तो हमें 10th के मार्क्स को कहीं ना कहीं वेटेज देनी पड़ेगी। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट होता है वो इंटेलिजेंट ही रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिजल्ट्स चेंज होते हैं, सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं चेंज होती है। बच्चा 10th के बाद 11th-12th में बहुत बड़ी साइंस नहीं पढ़ता, बहुत सारा सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं गेन करता। ऑफ कोर्स क्योंकि वो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो करता भी है, उनमें मेहनत भी करता है,
बट जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, तो आपको कीपिंग की गांव में या ग्रामीण एरियाज में क्या होगा, तो हमारे को कहीं ना कहीं अपनी 10th के मार्क्स की वेटेज को बढ़ाना ही पड़ेगा। सर ने बिल्कुल सही कहा कि इट कैन बी ओनली 10% मे बी SST के मार्क्स कंसीडर हो ह्यूमैनिटीज के लिए, या साइंस एंड मैथ्स के मार्क्स कंसीडर हो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। बट अगर हम इस तरह से बेंचमार्किंग करेंगे तो रिजल्ट बनाना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हमें ये भी सोचना है कि जो रिजल्ट बन रहा है वो भी सारे एरियाज में बन रहा है, जो विलेजेस हैं, जो शहर है, सब जगह। तो हमारे को पॉलिसी को बड़ा क्लियर, सिंपल और प्रिसाइज रखना पड़ेगा। मैं सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा समझ लेती हूँ। प्रमोद जी, अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज अगर किसी के पास है तो वो असेसमेंट शायद इतना मुश्किल नहीं हो, लेकिन जहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, अगर मैं बोलूं अगर ड्राइंग्स हो गया या अगर हम साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात कर लें, वो कैसे होगा, उसके असेसमेंट कैसे किए जाएंगे? एग्जाम्स तो हुए हैं, प्रैक्टिकल्स तो हुए हैं स्कूल में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये पोजीशन फरवरी के बाद ज्यादा खराब हुई है। तो फरवरी तक प्री बोर्ड वगैरह के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, इंटरनल एग्जामिनेशंस हुए हैं, उनके पास मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, तो इतना मुश्किल नहीं है। और पिछले 2 सालों का अगर हम देखें 11-12 में कैसी परफॉर्मेंस रही थी, और जहां तक ये सवाल है कि स्कूल से इस बात में ज्यादा रुचि लेंगे कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उनके आए, तो उसका सुझाव यह है कि पिछले 4 साल के बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स देखे जाएं, और उसमें जो भी बच्चे का बैच एवरेज, जो स्कूल का बैच एवरेज है, हर स्कूल के बैच एवरेज होते हैं, सारे बच्चों के बैच एवरेज को मिला लें, और उसमें जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है 4 साल का, उस बैच एवरेज की लिमिट बना दी जाए कि इस बैच एवरेज से ऊपर आपका बैच एवरेज नहीं जाएगा। अब आप प्लेस करने की कोशिश करिए, और इससे जो स्कूल्स अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने का प्रयत्न करेंगे, उनके ऊपर रोक लग जाएगी। सुन के बहुत मुश्किल प्रोसीजर ये लग रहा है। सौरभ कुमार जी, आप थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालें। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इतने सारे स्कूल, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, कस्बाई इलाके, काफी वक्त लग जाएगा इसमें। देखिए, ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है, जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं या करते हैं, हमारे देश में भी काफी एजेंसी इसको फॉलो करती हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एक नियम तो बना के दे देता है कि कैसे आप एवरेज आउट कर देंगे, कैसे आप कर देंगे, बट वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि सभी लोग एजुकेटेड, मतलब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, कि जब स्टैटिस्टिकल डेटा निकल के आता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बैच के लिए ट्रू हो जाए या हर स्कूल के लिए ट्रू हो जाए। अभी इसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो आने वाली है वो ये आने वाली है कि हम अभी कोई भी मानक देके हम बच्चों को मार्क्स तो दे देंगे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी एडमिशंस की बात आएगी, और खासतौर से जो टॉप कॉलेजेस हैं हमारे देश के, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफेंस हो, SRCC हो, या क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर हो, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता हो, या जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो वहां पर हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि किस बच्चे का जो है एडमिशन यहां पर होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसे वो मानक तय करे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। अभी ये इतना इजी नहीं है जितना इजी ये लग रहा है कि हमने सिर्फ एग्जाम कैंसिल करके कर दिया। लेकिन ममता जी, जो बात सौरभ जी कह रहे हैं उससे मैं एक बात और आगे जोड़ के, अब अगर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस पहले मार्क्स के आधार पर दे देती थी, अगर यूनिवर्सिटीज ही अपना एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दे तो कैसा रहे? एग्जाम कंडक्ट करना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने एग्जाम्स करवाती हैं, तो आपको इसको 50-50% वेटेज पे लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को CBSE के रिजल्ट को या ICSE बोर्ड के रिजल्ट को 50% वेटेज, और 50% वेटेज टू बी गिवन टू द एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर हम यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया बात करते हैं ना, वो खाली हमारे बेंचमार्क मार्क्स जो हम CBSE में ग्रेड्स आते हैं उनको कंसीडर नहीं करते, वो बच्चे का सोशल वर्क, बच्चे की बाकी चीजों को भी कंसीडर करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इतनी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम्स हमारे को अपनी कंट्री में ही आएंगी, जो हमारे बेंचमार्क कॉलेजेस हैं उनको एडमिशन लेने में, इन बच्चों का, कि थिंकिंग कि CBSE का रिजल्ट इज अ बेंचमार्क, नो, उनको अपने एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करने पड़ेंगे, मे बी ऑनलाइन या जैसी भी सिचुएशन होगी, बट रिजल्ट ऑफ CBSE और ICSE हैज टू बी डेफिनेटली कंसिडर्ड। प्रमोद जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जैसे हमने जैसा कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी ये प्रोसेस, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर स्कूल को अपने 100-200 बच्चों का ही तो रिजल्ट बनाना है, और उसमें मदद के लिए आसपास के स्कूल के और अध्यापक आ सकते हैं, और जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स उस इलाके में रह रहे हैं वो भी, चूंकि ये नेशनल कॉज है, उनको इनवाइट किया जा सकता है, वो भी ऑडिट करने में मदद कर सकते हैं, अपने अनुभव का लाभ दे सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है। और जितनी यूनिवर्सिटीज बाहर की हैं वो तो बहुत जगहों पे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स की वजह से ऑफर्स आ चुके हैं ऑलरेडी बच्चों के पास, उनको बस एक रिजल्ट चाहिए और उस रिजल्ट की बेसिस पर वहां एडमिशन हो जाते हैं। हमें अपने मुल्क में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बच्चों की भीड़ है और बहुत ज्यादा बच्चे अच्छे, कुछ ही यूनिवर्सिटी के कुछ ही कॉलेजेस में सारे लोग एडमिशन चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, खास तौर पर सौरभ जी, जहां पर कट ऑफ कई बार तो हम देखते हैं 99.7 तक कट ऑफ जा रहा है। अब ऐसे कट ऑफ को मीट करना, असेसमेंट करना और फिर अपने लिए कॉलेज तय करना, मुझे ये लग रहा है कि छात्रों से ज्यादा टेंशन तो अब टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की और सीबीएसई पूरे बोर्ड की है, क्योंकि उन्हें उनके आधार पर, उनके असेसमेंट के आधार पर ही बच्चों का भविष्य तय होगा। सौरभ जी। तो बेसिकली अब जो प्रॉब्लम है वो स्कूल से हटके यूनिवर्सिटीज की हो गई है कि यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन कैसे लेंगे, ये यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है। मैं ममता जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि वेटेज लिया जा सकता है, 50% वेटेज बोर्ड का ले लिया जाए और 50% कोई और एंट्रेंस करा लिया जाए या कोई और एग्जाम करा लिया जाए, जिसके बेस पे जो है वो यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन ले सकती है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात भी जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, प्रेडिक्टिव स्कोर्स पर एडमिशन होते हैं, पर वो प्रेडिक्टिव स्कोर जब आप एडमिशन अपना ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तब आपको एक्चुअल अपनी मार्कशीट देनी होती है। तो बस वही है कि स्टूडेंट टीचर कनेक्ट कितना है कि वो उसको वो प्रेडिक्टिव स्कोर अब रियलाइज होंगे या नहीं रियलाइज होंगे। ममता जी, अब यूनिवर्सिटी की टेंशन से एक बार फिर निकलकर हम उन पैमाने पर आ जाते हैं, मानकों पर आ जाते हैं जिसके आधार पर किसी स्टूडेंट का भविष्य तय होगा, उसके मार्क्स तय होंगे। अब हम एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए 10th में किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीते इन 1.5-2 सालों में वो डिप कर गया, ऐसे में प्री बोर्ड से क्या सबसे ज्यादा आउटकम आप निकाल सकेंगे? प्री बोर्ड के असेसमेंट से ज्यादा पता चल पाएगा? क्या प्री बोर्ड की मार्किंग को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए? नहीं, प्री बोर्ड की खाली मार्किंग को वेटेज नहीं देनी है, हमारे को प्रैक्टिकल्स के वेटेज को भी इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए 20 या 30 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100 क्लास 12th में, और उसकी कंसिडरेशन भी रखनी पड़ेगी। और बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं और बहुत सारे स्कूल्स में अभी प्रैक्टिकल्स इन बिटवीन थे, कुछ हो गए कुछ नहीं हुए। तो एवरेज आउट करके उस बेसिस पे बच्चे ने अगर 5 में से 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स दे दिए, उस प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे उनके प्रैक्टिकल मार्क्स कैलकुलेट होने चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में एक्सीलेंट है तो दूसरे सब्जेक्ट में 0 आउट नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसके 30 मार्क्स आ रहे हैं प्रैक्टिकल में, दूसरे सब्जेक्ट में उसके 10 नंबर भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। द चाइल्ड इज गुड, ही इज गुड फॉर एवरीथिंग। तो वो सारी चीजों को कंसीडर करना है। प्लस स्कूल में और उनके टीचर्स को बेसिक नॉलेज होती है कि बच्चे किस स्टैंड पे आते हैं। इफ वी टॉक, सीबीएसई का रिजल्ट जो होता है एक बच्चे के लिए ब्लाइंड गेम हो जाता है स्कूल के लिए, ये बच्चा टॉप करेगा ये नहीं करेगा। लेकिन टीचर के पास वो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है तो उसको आइडिया होता है कि कौन सा बच्चा एक्सीलेंट है, कौन सा बच्चा एवरेज है और कौन सा बच्चा एक्सेल कर सकता है। प्रैक्टिकली कौन बहुत अच्छा है, थियोरेटिकली मे बी वो इतना अच्छा ना हो। तो ये तो टीचर्स को कुछ बैलेंसिंग तो होगी ही। तो रिजल्ट के बेसिक पैरामीटर्स तो सीबीएसई को ही डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एज ए स्कूल हम डिसाइड करेंगे, आई विल थिंक फॉर माई चिल्ड्रन, आई विल नॉट थिंक ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री एज ए होल, राइट। और हमें अभी गांव के स्कूल्स, शहर के स्कूल्स, ग्रेड 2 सिटीज, ग्रेड 3 सिटीज सबको कंसिडर करना है। तो एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। और क्लास 10th के रिजल्ट से पहले भी सीबीएसई ने एक हमारे पास परफॉर्मा भेजा था, वी हैड टू गिव, हमने कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए हुए हैं, हमने किस जजमेंट पे अपना 10th कंडक्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे पैरामीटर्स डिजाइन हुए थे। तो प्रोबेबली अभी भी एक सर्वे आना चाहिए क्लास 12th के लिए, विच शुड बी कंपाइल्ड, कंसोलिडेटेड, और उसके बेसिस पे ही 10th और 12th का भी मार्किंग स्कीम निकलना चाहिए।
प्रमोद जी, आपके पास क्या पैरामीटर है? आप अब मैं एक एक करके आप तीनों से यही सवाल पूछूंगी। ममता जी ने बता दिया कि कैसे असेसमेंट होना चाहिए। प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे, कैसे असेसमेंट होना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि क्लास 12 के मार्क्स और 11 के मार्क्स ज्यादा रिलेवेंट हैं, क्लास 10 के मार्क्स उतने रिलेवेंट नहीं हैं। क्लास 12 में प्री बोर्ड हो चुके हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे, एक आध पीरियोडिकल्स भी, सारे स्कूलों के पास ये मार्क्स हैं। और इसी तरह से क्लास 11 में भी या तो एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं या हाफ ईयरली के मार्क्स हैं। तो ये 3-4 तरह के मार्क्स हैं। अब उन मार्क्स में से जो फुल स्केल एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें से चुनाव क्या कर सकते हैं स्कूल कि भाई ये वाले हम इनका चुनाव करते हैं और इसके लिए हमारे पास ये एविडेंस है, और क्यों हमने इन एग्जाम्स को इस बच्चे के लिए चुना है, इसकी ये वजह है। तो ये सारा कुछ हर स्कूल को सिर्फ 100-200 बच्चों के लिए करना है। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूं जिसमें 100-200 बच्चे ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा काम है और सीबीएसई में लाखों बच्चों का एक साथ करना है। हर स्कूल को 100-200 बच्चों का रिजल्ट बनाना है और वो आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक बात मैं और जो कहना चाहता हूं ये है कि हमें क्लास 10 के ऊपर इतना जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूं, यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल होल्डर्स को जानता हूं, हिस्ट्री में गोल्ड मेडल है और मैथमेटिकल थिंकिंग 0 है, जरा भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मैथ्स में किसी तरह गिर पड़ के पास हुए। आप सही कह रहे हैं प्रमोद जी। कुछ लोग 10th बोर्ड में मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ख्याल इसीलिए रखते हैं कि बस वो पास हो जाए, भले बाकी सब्जेक्ट्स में वो एक्सीलेंट हो। सौरभ जी, आपके आधार पर आप थोड़ा अपनी समझ से बताएं कि पैरामीटर्स, मानक कैसे तय किए जा सकते हैं? देखिए, मानक जो है में ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम 100 पॉइंट सिस्टम बनाएं तो 40 पॉइंट सिस्टम एटलीस्ट 12th क्लास का होना चाहिए, जिसमें प्री बोर्ड होंगे और जो भी इंटरनल हाफ ईयरली लिए होंगे या यूनिट टेस्ट लिए होंगे, और 30% हम उसमें 11th क्लास का ले सकते हैं क्योंकि वो सेम सीक्वेंस चली आ रही है। 20% क्लास 10th का बोर्ड ले सकते हैं क्योंकि वो एक अथॉरिटी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। और ठीक है, मैं कहता हूं मिरेकल होते हैं कि बहुत सारे अच्छे बच्चे खराब हो सकते हैं, खराब बच्चे अच्छे हो सकते हैं, बट उसको 20% वैसे दे सकते हैं। और 10% हमें प्रैक्टिकल का रख लेना चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी में जब स्कूल खुले थे सारे, तो पूरे देश में सारे स्कूलों का फोकस प्रैक्टिकल कराने में ही था, क्योंकि थ्योरी तो ऑनलाइन पढ़ा दी गई थी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अच्छी तरीके से, बट लोग लैब का जो एक्सपोजर था वो नहीं ले पाए थे। तो मैक्सिमम स्कूल जितने मैं जानता हूं सभी ने इन दोनों महीनों में प्रैक्टिकल का एक्सपोजर दिया था। तो 10% हम लगता है कि हम इसको रख सकते हैं, तो ये करीब करीब बन सकता है मानक। और इसके अलावा तो और कोई मेरे समझ में तो और कोई अभी और आइडिया नहीं आ रहा है। ममता जी, ऐसा महसूस होता है कि बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस दौर में पढ़ लिख लिए उस दौर में ये कोविड जैसी बीमारी नहीं थी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन असेसमेंट का हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल लगता है सुनकर समझकर। और मेरे ख्याल से अब जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना भविष्य आप लोगों के कांधों पर डाल दिया है। पिछले 2-3 दिनों से पेरेंट्स के बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मैम क्या असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, मेरे बच्चे ने 11th में थोड़े कम मार्क्स आए थे, अभी प्रैक्टिकल्स ऐसे हुए नहीं, उसमें क्या करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू अस आल्सो। हमें क्या आंसर देना हमें भी नहीं मालूम है, बिकॉज बेंचमार्क तो सीबीएसई सेट करेगा। वी कैन गिव आवर आइडियाज जी, हमसे मांगेंगे हम जरूर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें वही करनी पड़ेगी जो मानक वो सेट करके देंगे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, प्रमोद जी, सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और कानपुर में बीजेपी लीडर ने क्यों हिस्ट्री शीटर को भगाया, कैमरे पर कौन कौन दिखा, एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।